हेलो एवरीवन, नमस्कार। जिस तरह से हम लोग वोकैब का डेली का डोज सीरीज पढ़ रहे थे और लगभग करीब करीब 25 सीरीज़ के आसपास हमने उसमें देखा था। हालांकि वो चीज़ आपको पीडीएफ के फॉर्म में ही मिला होगा टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर कुछ और भी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के, जैसे कॉमन एरर हो गया, सेंटेंस फिलर हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, उस ढंग के सीरीज़ को भी आप कंटिन्यू करिए 10-10 क्वेश्चंस के माध्यम से, है ना। और उसका डिस्कशन अगर पॉसिबल हो तो यूट्यूब पे दिया जाए। तो इसी कड़ी में हमने ऐसा प्लान किया है कि आपको 10-10 क्वेश्चन का ही सीरीज़ मिलेगा, जिसमें से आज के स्टार्टिंग सीरीज़ में आपको हम फिलर दे रहे हैं। अगली बार कोशिश करेंगे कॉमन ईयर का स्टार्ट करें, है ना। तो फिलर, कॉमन ईयर इस ढंग से मतलब आपको चलते रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा और अपनी पढ़ाई को यथासंभव कंटिन्यू रख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, ठीक है। हालांकि टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मंटू सर पे जाके सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर काउट यूजिंग अ कैलकुलेटर इन द एग्ज़ाम देन इट विल बी। देखिए, सेंटेंस को फिल करना है तो सबसे पहली बात हमें कौन सा ऑप्शन होगा ये ध्यान करने की बजाय हम ये हमेशा गौर करें कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए हमें सीखना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो लिखा है, इफ़ यू आर काउट यूजिंग अ कैलकुलेटर इन द एग्ज़ाम देन इट विल बी। अब देखिए यहाँ पे बी फॉर्म दिया है। आप जानते हैं कि बी फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड रूप आता है ना। और बी फॉर्म का मतलब इज़, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। ये तो मेनली 5 होता ही है, इज़, एम, आर, वाज, वर। इसके अलावा 3 नाम और होता है, वो होता है बी, बिन और बीइंग, BEING, है ना। तो 5 और 3 ये 8। इस आठों बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो सेंटेंस विल बी इन पैसिव। सेंटेंस किस में होगा? पैसिव में होगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या दिया है? मॉडल्स, विल मॉडल्स है। मॉडल्स के बाद V1 यानी बी का यूज़ किया गया है, तो बी तो V1 फॉर्म है ही। इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब कौन सा फॉर्म होगा? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यानी ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो एक ऑप्शन कट गया, कॉन्स्पिकेट, ठीक है ना। कॉन्फिस्केट नहीं हो सकता है, ठीक है। एक ऑप्शन हमने हटा दिया। देखिए, अंडर पोजीशन, अंडर पोजीशन जो है अगर हम लोग देखें तो ये एज अ नाउन या एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। आप इसको मान सकते हैं, बट फिलहाल इसको भी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि अंडर पोजीशन का मतलब होता है किसी के क्या स्वामित्व में होना या उसका अपना होना, ठीक है, या उसके अधिकार में होना, ऐसा बोल सकते हैं। और बच गया हमारे पास टेकन और कॉन्फिस्केटेड। तो लिखा है अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ करता हुआ, अच्छा एक बात यहाँ से और गौर कर लीजिएगा, कैच से बना है काउट, तो काउट के बाद अक्सर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, यानी यूजिंग यहाँ यूज़ किया गया ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का ING फॉर्म, ठीक है। मतलब इसका मतलब हुआ इफ़ यू आर काउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए पकड़े जाते हैं, कहाँ? इन द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में, देन इट विल बी, तो यह ले लिया जाएगा नहीं, बल्कि वह कैलकुलेटर जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो टेकन का मतलब सिंपल अर्थ में लेना होता है। हालांकि बी के बाद V3 ये भी हो सकता था, बट ज़्यादा जो बेहतर ऑप्शंस आपके लिए है वो होगा कॉन्फिस्केटेड, यानी जब्त कर लिया जाएगा। लेने का अर्थ सिंपली होता है कि चलो सिंपली ले लिया जाएगा, नहीं, बल्कि वो अगर आप यूज़ करते हुए पकड़े गए तो फिर जब्त कर लिया जाएगा। सो आंसर विल बी कॉन्फिस्केटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, डैश एंड माई ब्रदर, यंगर ब्रदर, वेंट टू द मूवीज़ ऑल बाय आवर सेल्व्स। देखिए, वेंट यहाँ पे वर्ब है। आप जानते हैं वर्ब के पहले का जो भी वर्ब के पहले जो कुछ भी आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और वर्ब के बाद की बात हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में करते हैं। तो एज अ सब्जेक्ट सबसे पहले ये गौर करना है आपको कि वर्ब के पहले जब सब्जेक्ट आता है तो एज अ सब्जेक्ट कौन कौन काम नहीं करेगा। यानी बार बार दिमाग में यही रखना है कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की टेक्निक के माध्यम से कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, इस बात पे आपको हमेशा फोकस रहना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पे हम लोग लास्ट आते हैं माई ओन सेल्फ। तो माई ओन सेल्फ या माई सेल्फ, ये दोनों हो गया, सेल्फ लगा हुआ है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन जिसका अंत सेल्फ से होता है का यूज़ कभी भी हम लोग एज अ सब्जेक्ट नहीं करते हैं। इन दोनों ऑप्शन को हमने हटा दिया। उसके बाद बच गया माइन।
तो माइन होता है पजेसिव प्रोनाउन के रूप में। माइन कैसा यूज होता है, जैसे बोलते हैं दिस बुक इज़ माइन, है ना, दिस इज़ माई बुक, तो माई हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, बट दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज हम लोग एज अ सब्जेक्ट कब करते हैं, जब किसी भी नाउन को रिपीटिशन से अवॉइड करना होता है, वैसे कंडीशन में, ठीक है। बट यहाँ तो एंड से जोड़ रहा है, तो आपका ये भी ऑप्शन हट जाएगा, यानी एक ही विकल्प है आई एंड माई यंगर ब्रदर, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हमारा सही आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है अ लार्ज डैश ऑफ एंग्री बीसन्स, है ना, बीसन समझते हैं, बीसन भैंसा होता है, भैंसा, और एंग्री है लिखा हुआ तो जानते ही है। रैम्पेज्ड, रैम्पेज्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद कर देना। रैम्पेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय या बर्बाद कर देना, ठीक है। थ्रू द विलेजेज, तो अ लार्ज डैश ऑफ एंग्री बीसन्स, तो भैंसा मतलब ये एनिमल्स है, तो एनिमल्स के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या क्या देखिए, फ्लॉक, आप जानते हैं फ्लॉक होता है ऑफ शीप, यानी भेड़ के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है। ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मेन, ठीक है। स्वाम, स्वाम क्या होता है, स्वाम ऑफ वीज, मधुमक्खियों के समूह को हम लोग स्वाम बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप होगा नहीं, स्वाम होगा नहीं, फ्लॉक होगा नहीं, क्या बच गया, हर्ड, हर्ड ऑफ एनिमल्स होता है, क्या होता है, हर्ड ऑफ एनिमल्स, यानी किसी भी एनिमल्स के झुंड को हम लोग जनरली हर्ड यूज़ कर सकते हैं। वैसे अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग तरह का वर्ड, कलेक्टिव वर्ड दिया गया है। जैसे शिप की बात करेंगे तो प्राइड ऑफ, सॉरी शिप कह रहे हैं, लायन की बात करेंगे तो प्राइड ऑफ लायंस, ठीक है, शेरों का झुंड। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसको देखिए क्या लिखा गया है, मैंगोज डू नॉट डैश ऑल द सेम टाइम, हेंस दे आर नॉट प्लग्ड ऑन द सेम डे। देखिए मैंगोज डू नॉट, यहाँ पे वर्ब दिया है डू नॉट। आप सबसे पहला बात ये गौर करिए कि डू या डज के बाद जो भी वर्ब का फॉर्म आएगा वो V1 आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो जर्मिनेट, राइपेन, ग्रो, एज, है ना, एज को हटा दीजिए फ़िलहाल, क्योंकि ये एज अ नाउन यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। या हालांकि कभी कभी यार आप देखें तो यहाँ पे एज्ड, AGED, एजिड ऐसा यूज़ कर सकते हैं, तो फिलहाल इसकी बात हटा दीजिए, ठीक है। चलिए अब बच गया हमारे पास जर्मिनेट, राइपेन और ग्रो। तो मैंगोज डू नॉट डैश ऑल द सेम टाइम, यानी जो आम होते हैं वो सेम टाइम पर नहीं करते, क्या नहीं करते, तो ग्रो नहीं करते, या जर्मिनेट नहीं करते, या राइपेन नहीं करते। तो जर्मिनेट का मतलब होता है अंकुरन होना, क्या होता है इसका मतलब, अंकुरन होना या अंकुरित होना। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो मीन्स बढ़ना, और राइपेन का मतलब होता है पकना, ठीक है। तो आम अंकुरित नहीं करते, बढ़ते नहीं हैं या पकते नहीं हैं। तो चूँकि आम को यहाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आम कब तोड़ते हैं आप, जब आम पक जाता है तभी तो तोड़ने की बात करते हैं ना, क्योंकि अंकुरन के केस में तो तोड़ेंगे नहीं, आम का पौधा बड़ा होगा तो वहाँ तोड़ने की बात नहीं आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा राइपेन, ठीक है। तो इस ढंग से थोड़ा सा आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते रहना है। नेक्स्ट चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, द डैश विथ which she manages the task is remarkable। the dash with, calm with, comfort with, ease with या satisfaction with। देखिए हालांकि आर्टिकल द यहाँ दिया गया है, तो आगे जो भी आएगा जनरली नाउन आएगा। अफसोस की बात यही है कि जितना भी टर्म यहाँ चारों लिखा गया है, उन चारों का यूज़ हम लोग एज अ नाउन भी कर सकते हैं। हालांकि सेटिस्फैक्शन तो नाउन के रूप में है ही, क्योंकि ION लगा हुआ है। ईज़ को भी एज अ नाउन यूज़ करते हैं, हालांकि इस ईज से ईजी बना है। कंफर्ट, कंफर्टेबल, काम का कामनेस, ठीक है। तो हम लोग ऐसे देखते हैं, काम हालांकि एडजेक्टिव हो गया, बट कामनेस नाउन के रूप में यूज़ करेंगे। यहाँ पे आगे प्रीपोजिशन के रूप में विद दिया गया है, तो ये हमारे लिए सबसे बेहतर क्लू होगा कि प्रीपोजिशन विद। तो आप जानते हैं विथ इज़ या इज़ विथ, ठीक है, का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत आसानी तरीके से, है ना। ये फिक्स फ्रेज है, इसलिए ज़्यादा हम लोग ऑप्शन डिस्कस करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं। चलिए तो आसानी से, तो द इज़ विथ सी मैनेजेस द टास्क इज़ रिमार्केबल, यानी जितनी आसानी से उन्होंने इस टास्क को मैनेज किया है, इज़ रिमार्केबल, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इज़ विथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या लिखा है, द डायरेक्टर्स फेल टू अंडरस्टैंड द, है ना, डैश बिहाइंड द डिसीजन टू सस्पेंड द मैनेजर। द डायरेक्टर्स
फेल्ड टू अंडरस्टैंड, इन डायरेक्टर्स इस बात को समझने में असफल हो गए, फेल हो गए, द डैश बिहाइंड द डिसीजन टू सस्पेंड द मैनेजर, यानी मैनेजर को सस्पेंड करने के पीछे जो निर्णय था, है ना, देखिए, टू सस्पेंड द मैनेजर, मैनेजर को सस्पेंड करने के लिए जो निर्णय लिया गया था, डिसीजन, बिहाइंड डैश, उसके पीछे का क्या था, तो पीछे का बिलीफ था, पॉलिटिक्स था, आइडियोलॉजी था या रेशनल था। तो जब आप किसी को भी, है ना, सस्पेंड करते हैं या पद से हटा देते हैं, तो भाई कारण तो बताएंगे ना क्यों हटा रहे हैं उसको पद से, यानी कारण का मतलब रीज़न देना पड़ेगा। रीज़न मीन्स व्हाट, लॉजिक आपको देना पड़ेगा कि उसके पीछे का वजह क्या है, तर्क क्या है। तो बिलीफ का मतलब विश्वास होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। पॉलिटिक्स का मतलब बनता नहीं है, ठीक है ना। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा भी नहीं बोलेंगे, तो रेशनल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप जानते हैं रेशनल क्या मतलब होता है, लॉजिक या रीज़न भी कह सकते हैं, तर्क, क्या तर्क है उसके पीछे, लॉजिक क्या है। सही आंसर हमारा हो गया डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द वार्निंग बेल्स डैश सेवरल टाइम्स, ठीक है, बिफोर एनी वन रियलाइज द डेंजर। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस करना काफ़ी आसान है। आपने ग्रामर के में एक नियम पढ़ा होगा, वो नियम ये पढ़ा होगा आपने कि जब हम बिफोर की बात करते हैं और बिफोर या आफ्टर से जब दो क्लाउज जुड़ता है, ठीक है, तो किस ढंग से टर्म को हम लोग यूज़ करते हैं। तो आफ्टर का मतलब बाद में होता है, यानी कि परफेक्ट फॉर्म जो हम लिखेंगे वो बाद में लिखेंगे। और परफेक्ट फॉर्म क्या होता है, हैड प्लस V3 का फॉर्म, ठीक है। जबकि बिफोर का मतलब पहले होता है, तो यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म जो लिखाएगा वो पहले लिखाएगा, है ना, इस ढंग से होगा। तो बाकी जो बचेगा सिंपल पास्ट वो बाद में हो जाएगा इधर, और यहाँ जो बचेगा सिंपल पास्ट वो हो जाएगा पहले आपका, ठीक है। इस ढंग से चीज़ें चलती है। अब देखिए ध्यान से, तो ये सिंपल पास्ट हो गया बाद में, यहाँ हैड प्लस V3 पहले हो गया। तो याद करने का आसान तरीका यही होता है कि जब भी पास्ट की दो घटनाओं को हम एक साथ कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर एक घटना पहले दूसरी घटना बाद में हो, तो बिफोर के केस में पास्ट परफेक्ट का फॉर्म यानी हैड V3 का फॉर्म पहले आएगा, जबकि आफ्टर केस में आफ्टर के तुरंत बाद हम लोग हैड प्लस V3 का फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे बिफोर है तो बिना, अब देखिए अब आंसर कर सकते हैं। देखिए अभी भी फंस सकते हैं आप लोग, वेयर रिंगिंग तो होगा नहीं, वुड हैव रंग होगा नहीं। अब बच गया बी और सी। हैड के बाद हमने यहाँ V2 नहीं कहा, V3 का है। अब आपको यहाँ ये जानना होगा कि रिंग का भी, है ना, रिंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आप जानते हैं क्या, रिंग, रैंग और रंग, क्या होता है, रंग। तो ये हो गया V3 और ये हो गया V2। तो आपको यहाँ पे V2 नहीं बल्कि V3 फॉर्म करना है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आंसर विल बी बी। चलिए होपफुली आप इसको बढ़िया से देखिएगा, ठीक है ना, और अच्छे काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन लिया गया है। देखिए थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ाइए और जितना हो सके इसको आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आई नेवर गो शॉपिंग, ठीक है, ऑन वीकेंड्स एज ऑन दोज डेज द मॉल्स आर डैश ऑफ पीपल। मैं वीकेंड्स पे कभी भी शॉपिंग नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उन दिनों मॉल्स जो हैं वो भरे होते हैं लोगों से, है ना, यही कह रहा है ना, मॉल्स आर डैश ऑफ पीपल। तो फुल ऑफ पीपल, बिजी ऑफ पीपल, यहाँ ऑफ दिया हुआ इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, क्राउडेड ऑफ पीपल या पैक्ड ऑफ पीपल। तो सबसे पहले ऑप्शन को लिमिट करेंगे, तो बिजी और पैक्ड, बिजी और पैक के साथ प्रीपोजिशन विद आता है, बिजी विद और पैक्ड विद। चलिए दो ऑप्शन तो यहाँ ख़त्म हो गया, क्योंकि बिजी और पैक्ड के साथ क्या आता है, विद आता है। क्राउडेड, क्राउडेड जो है वो काम करता है एज एन एडजेक्टिव, है ना, उसके बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, जैसे क्राउडेड बस, क्राउडेड प्लेस बोलते हैं ना, तो इस ढंग से। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बच गया, फुल ऑफ पीपल। क्या हो जाएगा, फुल ऑफ पीपल, ठीक है। तो क्राउडेड जो है यहाँ पे गलत आंसर होगा। बहुत सारे लोगों ने क्राउडेड ही कर दिया था, बट गलत है। चलिए नेक्स्ट अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। नोबडी गेट्स डैश विथ अ प्रिटेंशन स्मग, ठीक है, नोबडी गेट्स। तो आप जानते हैं यहाँ पे देखिए विथ दिया है, यही सब आपका क्लू है। हालांकि गेट के साथ आप प्रीपोजिशन देखें तो गेट अप होता है, गेट अबाउट, गेट थ्रू, गेट अलॉन्ग, सब कर सकते हैं आप लोग। हालांकि इसमें जो मेन ज़्यादा बेहतर प्रीपोजिशन या फिर जो अक्सर यूज में आता है वो गेट थ्रू आता है ना, गेट और गेट के साथ थ्रू। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना, पास होना होता है, गेट थ्रू, सफल होना। जैसे माई फ्रेंड गॉट थ्रू, है ना, माई फ्रेंड गॉट थ्रू,
मतलब मेरा दोस्त जो है वो सफल हुआ, ठीक है। गेट अप का मतलब उठना होता है, जानते हैं, जैसे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, तो गेट अप उठना होता है, ठीक है। अबाउट की बात यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ चूँकि विथ दिया हुआ पहले से, तो क्या हो जाएगा अलॉन्ग विथ, तो गेट अलॉन्ग विथ, तो नो बडी गेट्स अलॉन्ग विथ अ प्रिटेंशन स्मग। स्मग मीन्स व्हाट? स्मग मतलब क्या होता है बताइए, चलिए जल्दी जवाब दीजिए सब लोग। स्मग और प्रिटेंसस दोनों बात। प्रिटेंसस का मतलब ही बताइएगा, मैं आपको 10 सेकंड का वक्त देता हूँ। प्रिटेंसस और स्मग फटाफट बताइए, फटाफट। प्रिटेंशन और स्मग, चलिए देखिए, प्रिटेंशन का मतलब होता है, प्रिटेंशन से बना है प्रिटेंसस, ठीक है। एक मिनट में, हाँ, प्रिटेंशन से क्या बना है? प्रिटेंसस बना है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं प्रिटेंशन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है दिखावा, घमंडी, दिखावा या क्या बोलते हैं, घमंडी। प्रीटेंशन से बन गया प्रिटेंसस, ठीक है। प्रिटेंशन क्या बन गया? प्रिटेंसस। और यहाँ पे एक मीनिंग है दिया हुआ स्मग, ठीक है ना। एक शब्द यहाँ पे क्या लिखा है? स्मग। तो ज़रा बताइए आप मुझे इसका मतलब क्या हो सकता है, स्मग का मतलब। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए सर, आप प्रिटेंसस और स्मग बोल रहे हैं, तो स्मग का मतलब होता है, मैं इसलिए बार बार आपको गौर करवा रहा हूँ क्योंकि आप अक्सर फंस जाएंगे। प्रिटेंशन का मतलब होता है दिखावा करना, सोई होता है, ठीक है। जबकि स्मग का मतलब होता है हॉटी, हॉटी समझते होंगे आप लोग, घमंडी, ठीक है। अब आप कह सकते हैं सर इसका मतलब घमंडी होता है, प्रिटेंसस का मतलब दिखावा, एक तरह से आप कह सकते हैं सर ये भी तो घमंडी है। तो बाबू बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन इस ढंग के टर्म को जब यूज़ किया गया है ना, तो अक्सर ये टर्म आपको मिलेगा फिलर वाले फॉर्म में। हालांकि यहाँ भी फिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे भरना कुछ और है। कई बार ऐसे मिलेगा, नो बडी गेट्स अलॉन्ग विथ, यहाँ अलॉन्ग दिया रहेगा आ डैश स्मग। अब यहाँ दिया रहेगा प्रिटेंसस, प्रिटेंशन, आप फंस सकते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि सर स्मग तो घमंडी है, घमंडी का मतलब कैसा है, तो नाउन है ना, एज अ नाउन यूज़ किया गया है। लेकिन नहीं, स्मग घमंडी, जैसे हम लोग बोलते हैं क्वार्ड, COWARD, तो क्या यहाँ क्वार्ड पर्सन तो यूज़ करते हैं क्या? नहीं, ये एज अ नाउन भी यूज होता है, एज अ नाउन ही यूज होता है, नॉट भी, एज अ नाउन ही यूज होता है। तो स्मग जो है घमंडी, ये भी किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अपना घमंड दिखाने वाला प्रिटेंसस, इसीलिए एज अ नाउन ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया। तो इस पैटर्न को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर हमारा वैसे यहाँ पे A नंबर हो गया। चलिए आज के सीरीज़ का हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये है आज का अंतिम क्वेश्चन। इवन इफ टू हॉर्सेस मे लुक, ठीक है, डैश दे मे नॉट बी ऑफ द सेम एज। तो यहाँ पे कुछ करना है नहीं, यहाँ पे आपको जहाँ पे फिल करना है उसके पहले देख लीजिए क्या लिखा है, लुक। तो आप जानते हैं फ्रेज पढ़े होंगे, लुक अलाइक। लुक अलाइक का मतलब ही होता है एक समान दिखना। क्या, कैसे दिखना? एक समान दिखना। तो आंसर तो हो गया। कंपेरेबल तुलना करने के लिए आता है, ओनली सेम, द सेम, ओनली सेम, ऐसे कंडीशन में हम लोग, ठीक है ना। इसका भी मतलब होता है केवल बराबर, तो ये तो करेंगे नहीं, इसलिए फ्रेज हो गया यहाँ पे लुक अलाइक, किसी के समान दिखना। अब यहाँ पे एक मीनिंग और है, ऑन पार। सर ये ऑन पार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको डिटेल में, ठीक है। एक फ्रेज होता है ऑन अ पार, यहाँ ए लिखा हुआ है, ऑन अ पार विथ समवन, ठीक है। ऑन अ पार विथ समवन का मतलब होता है किसी के सिमिलर होना। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑन अ पार, जैसे लुक अलाइक यहाँ फ्रेज था, तो ऑन अ पार विथ समवन या समथिंग का मतलब टू इक्वल, है ना, टू इक्वल, या भी कह सकते हैं सेम स्टैंडर्ड, सेम स्टैंडर्ड। आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब, कि मतलब एक ही स्टैंडर्ड वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑन अ पार विथ, ठीक है। तो यही था आज का ये कंप्लीट सीरीज। होपफुली कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा, और ये PDF पहले आपको मिल जाया करेगा, जिसको आप बनाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के हम सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।